अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद ख़ान है और इस वीडियो में हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है हीट उसे स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ये वो है जो जिसका सिलेबस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान ने अप्रूव किया हुआ है और ये पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में जो है ये वो फ़िज़िक्स है जो सिंध में पढ़ाई जाती है। तो ये सिर्फ सिंध के लिए वैलिड है और इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे इसके पहले चैप्टर से जो कि हीट है। इसमें ये चैप्टर 11 से स्टार्ट होता है क्योंकि जो पिछले 10 चैप्टर्स हैं ये वो वाले हैं जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके होते हैं, तो ये उसी की सीक्वेंस में स्टार्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर 11 इसका जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 11 है। अब इस वीडियो में जो हम प्लान है कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें हम हीट की डेफिनेशन को देखेंगे। इसके अलावा कुछ थर्मल स्केल्स को देखेंगे, टेम्परेचर वगैरह को हम देखेंगे। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक को देखेंगे और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कवर करेंगे जिनका ताल्लुक टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक इसमें कवर हो रहा है वो हीट है, जो कि मेन चैप्टर का नाम भी है। अब हीट क्या है वो हम इसमें देख लेते हैं। इसके हवाले से ये है कि काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 19 सेंचुरी के शुरू तक, यानी कि 19 सेंचुरी का मतलब ये है कि 1800s का ये टाइम चल रहा होगा। वो 100 सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी पीछे से होता है ना। तो 19 सेंचुरी का मतलब ये है कि 1800s के जो शुरू के साल होंगे उस वक्त तक जो है वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है वो हीट को एक वेटलेस फ्लूइड के तौर पे कंसिडर करते थे। फ्लूइड की अगर हम करंट डेफिनेशन देखें तो जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक है, तो 1800s के शुरू के ईयर्स तक, यानी कि 19 सेंचुरी के शुरू तक जो है वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते थे कि जो हीट है वो एक वेटलेस फ्लूइड है, यानी कि उसका कोई वेट नहीं है। एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हर बॉडी में मौजूद होता है और इसको उन्होंने नाम दिया था कैलोरी का। अ, ठीक है, CALORIC। इसको मैं इसका ब्रश ऑन कर देता हूँ। उसको उन्होंने नाम दिया था कैलोरी का। और ठीक है, उनका ये मानना था कि कैलोरी जो है वो हर मटेरियल बॉडी में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में उसमें कैलोरी मौजूद होता है। जिस मटेरियल में कैलोरी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हॉट होती है और जिसमें कैलोरी कम होता है वो उसके कंपैरेटिवली वो कूल होती है या वो ठंडी होती है। की जो मिकदार होती थी वो बताती थी कि वो कंपैरेटिवली हॉट है या कोल्ड है। इस कैलोरी वाली जो थ्योरी थी साइंटिस्ट की, वो कुछ प्रोसेसेस को जो है वो सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर लेती थी, जिसमें हीट कंडक्शन शामिल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा जब हम कैलोरीमीटर में जो है वो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उसको भी ये जो है वो थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती थी। उसमें भी यही है कि जब आप किसी ज़्यादा हॉट चीज़ को किसी कंपैरेटिवली कूलर चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तो आपके पास फिर वो एवरेज टेम्परेचर आता है। तो वो यही होता था कि इस बॉडी की कैलोरी और इस बॉडी की कैलोरी मिक्स होके जो है वो टोटल होके वो जब एवरेज हुई है तो आपके पास ये इतना हॉट आ रहा है। तो तो इन दो चीज़ों को ये इस वजह से जो है वो ये जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर पाती थी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया काउंट रमफर्ड ने। इसमें रमफर्ड उस बंदे का नाम था और काउंट जो है वो एक लक़ब है, मतलब नवाब जो होता है ब्रिटिश में उसको काउंट कहते हैं। ठीक है, तो काउंट रमफर्ड एक बंदा था, उसने इस चीज़ को चैलेंज किया और उसने इसको चैलेंज इस बेस पे किया कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो कैनन बैरल्स होती हैं, यानी कि तोप की जो वो जो बैरल्स होती हैं जिसमें से तोप की गोली निकलते हैं, तो उन बैरल्स की जब बोरिंग हो रही थी, उन बैरल्स को जब बोर किया जा रहा था, तो वो जो बोर था जो कि उसके अंदर रोटेट होता है, जब वो रोटेट हो रहा था तो इस थ्योरी के मुताबिक वो जो मेटल की चिप्स वो काट के जिनको बाहर फेंक रहा है उसमें उन उस इस थ्योरी के हिसाब से वो जो चिप्स हैं वो कैलोरी लॉस्ट कर चुकी हैं जब एज़ कम्पेयर टू वो मेटल जिसमें से वो कट हुई हैं। ठीक है, जो बोर है उसने जब वो बोर बना रहा था उस कैनन के बैरल में, तो उसने ओरिजिनल मेटल में से जो मेटालिक चिप्स छोटी-छोटी कट करके उसने बाहर फेंकी हैं। तो
उन मेटल चिप्स में कैलोरी कम होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मेटल जिसमें से वो कट के निकली हैं। लेकिन काउंट रमफर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि दोनों जो है वो सेम ही डिग्री की हॉटनेस रखती थी, दोनों ही सेम ही हॉट थी। जबकि कैलोरी के हिसाब से जो चिप्स थी उनको कंपैरेटिवली कूल होना चाहिए था क्योंकि वो कैलोरी लॉस्ट कर चुकी हैं। तो रमफर्ड ने ये कहा कि नहीं, जब रमफर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेटल की छोटी चिप्स और ओरिजिनल मेटल दोनों ही उतने ही हॉट थे और उनमें उसको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए रमफर्ड ने एक और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक ऐसा बोर यूज़ किया जो कि मेटल को कट करने के काबिल नहीं था। तो वो बोर सिर्फ उसके अंदर रोटेट होता था, लेकिन क्योंकि उसके ब्लेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे तो वो मतलब उसमें ब्लेडिंग की वो चीज़ नहीं थी, तो वो उस मेटल को कट नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके साथ रिगड़ खा रहा था। ठीक है, सिर्फ उसके साथ जो है वो सिर्फ उसकी सरफेस को वो टच कर रहा था और कोई मेटल कट नहीं कर रहा था। लेकिन इस सूरत में भी उसने ये नोट किया कि जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा तकरीबन अनलिमिटेड अमाउंट में जो है वो उसमें से हीट निकल रही थी। तो उस बेस पे उसने ये कॉन्क्लूड किया और आगे जब जूल ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए तो उससे हमारे पास जो है वो दो कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। पहला तो हमें ये पता चल गया कि जो हीट को जो वो फ्लूइड समझते थे वो फ्लूइड नहीं है बल्कि एक एनर्जी है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो ये क्लियर हुआ कि पहले ये समझा जाता था कि ये बॉडी के अंदर मौजूद होता है, बॉडी का पार्ट है, जबकि हीट जो है वो सिर्फ वो हीट जो है वो एनर्जी है जो कि एक बॉडी से जब वो ट्रांसफ़र हो रही होती है दूसरी बॉडी में तो सिर्फ ट्रांसफ़र के दौरान जो है हम उसको हीट कहते हैं। तो ये किसी बॉडी का पार्ट नहीं होती है, किसी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती, सिर्फ ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र हम इसको हीट कहते हैं। जब हीट किसी एक बॉडी से निकलकर किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, हीट क्यों ट्रांसफ़र होती है? हीट ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, एक बॉडी जो हॉट होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जब उसको रखा जाता है किसी कोल्डर बॉडी के साथ, ठीक है, तो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से ट्रांसफ़र होती है लो टेम्परेचर वाली बॉडी यानी कि कूलर बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और सिर्फ ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र जो है वो उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो हॉट बॉडी है फिर उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है और जो कूल बॉडी होती है उसकी इंटरनल एनर्जी इस ट्रांसफ़र के बाद बढ़ जाती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जो है वो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ होती हैं किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में जो उनकी यानी कि कोई भी जो बॉडी है वो बेसिकली बनी है एटम से और यानी कि मॉलिक्यूल से। अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो फिर मैटर की स्टेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ मौजूद होती हैं। काइनेटिक एनर्जीज़ उनके मोशंस की वजह से होती हैं और पोटेंशियल एनर्जीज़ जो है वो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से उनमें कुछ पोटेंशियल एनर्जीज़ भी मौजूद होती हैं। तो इन सारी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जीज़ हैं इन सबको जब हम सम अप करते हैं ओवर द एंटायर बॉडी तो उससे उस बॉडी की जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है। अच्छा, हीट का जो यूनिट है वो वही है जो तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का है, जैसे जो कि है जूल। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक जो हमें देखना है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझने के लिए मतलब टेम्परेचर की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली किसी भी बॉडी में डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस जो होता है उसको बताता है। अगर टेम्परेचर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो किसी भी बॉडी में जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है उसे टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अब कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है वो तो हम उसको टच करके भी बता सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की तो उसमें फिर हमारे पास जो चीज़ आती है उसको क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए कि कितना डिग्री हॉट है या कितना डिग्री कोल्ड है,
तो कोल्ड है, तो उसमें फिर हमारे पास टेम्परेचर की टर्म आ जाती है। अब टेम्परेचर जो है वो बेसिकली एक स्केल होता है जो कि 2 रेफरेंस पॉइंट से ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये बेसिकली एक स्केल होता है। अब इसमें जो 2 रेफरेंस पॉइंट्स हम लेते हैं वो फिक्स पॉइंट होते हैं, और ये ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो अंडर सिमिलर कंडीशन हमेशा सेम वैल्यू या सेम वैल्यू दें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्केल होता है वो, उसमें जो 2 रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं वो लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड प्रेशर पे, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जो मरकरी लेवल है, यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 ATM वाला 14.69 PSI है, जो भी हम कह सकते हैं उसको। तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पे जो हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास इस इन टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उनके लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। अब उन रेफरेंस पॉइंट्स के हिसाब से हमारे पास फिर 2 स्केल्स आते हैं, जिसमें एक है सेल्सियस स्केल और एक है फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, इसमें जब हम सेल्सियस स्केल पे बात करते हैं, सेल्सियस वो स्केल है जो सेल्सियस नामी साइंसदान ने 1742 में प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था, ठीक है। ये मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेल्सियस स्केल में जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वो होता है 0। उसको हम इसके 0 कंसिडर करते हैं इस स्केल पे। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का उसको हम 100 इस पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आ गया 0, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो उस स्केल पे आ गया 100 सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको सेल्सियस भी कह सकते हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। अभी जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों को हमने डिवाइड किया है 100 पार्ट्स में। इस तरह के फिर हमारे पास जो हर पार्ट है वो बेसिकली 1 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस को शो कर रहा है, या 1 सेल्सियस को शो कर रहा है। अच्छा, जब हम टेम्परेचर स्केल में डिफरेंस की बात करते हैं तो 1 सेल्सियस डिग्री उसको कहते हैं। फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली एक पोजीशन को, एक टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 1 सेल्सियस डिग्री इस तरह से हम बात करते हैं, यानी कि उसमें फिर डिग्री जो है वो आगे की तरफ आता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो है वो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उस पे हमारे पास, उसको हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से मार्क किया है, और जो हमारे पास और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको जो है वो मार्क किया है। अब इनके दरमियान जो हमारे पास गैप आता है वो आता है 180 का। अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास 180 इक्वल पार्ट्स जो है वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आते हैं। इसमें जो हर पार्ट है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसके दरमियान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारे पास के जो है वो इक्वल इंटरवल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 सेल्सियस डिग्री का जो डिफरेंस है वो बेसिकली 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री के बराबर है, यानी कि 1 सेल्सियस जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आएगा, 1 सेल्सियस डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो वो बराबर होगा 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री के डिफरेंस के। अच्छा, एक और तीसरा स्केल हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है जो कि एब्सोल्यूट स्केल होता है, इसको केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल में हमारे पास जो है, केल्विन स्केल में जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है या जो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है वो सेल्सियस स्केल पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करता है। तो इस हिसाब से जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 सेल्सियस है, वहाँ पे केल्विन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 273 केल्विन। तो इस तरह जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है या जो जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं, वो केल्विन स्केल पे 273 केल्विन होता है, ठीक है।
और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है केल्विन स्केल पे वो 373 केल्विन पे आता है। तो 273 से लेके 373 केल्विन तक हमारे पास फिर 100 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 100 केल्विन का ही जो है वो डिफरेंस, जैसा कि सेल्सियस में डिफरेंस होता है 100 सेल्सियस का, उसी तरह केल्विन में भी हमारे पास 100 का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस वाइज जो है वो केल्विन और सेल्सियस बराबर होते हैं, लेकिन जो उनका जो मतलब जो रेटिंग है या जो डिग्री है वो डिफरेंट होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर है। ठीक है। अच्छा, केल्विन स्केल जो है वो एब्सोल्यूट स्केल की कैटेगरी में आता है, जबकि सेल्सियस और ये जो फ़ारेनहाइट है ये बेसिकली रिलेटिव स्केल्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट स्केल्स नहीं होते। ठीक है। उसके आगे फिर जो है वो अगर हम सेल्सियस वाले थर्मामीटर को और फ़ारेनहाइट वाले अगर थर्मामीटर को अगर हम पानी में डिप करें, जो कि मतलब उसी पानी का अगर हम दोनों टेम्परेचर स्केल्स पे टेम्परेचर निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास जो ये होगा कि दोनों का जो मरकरी है वो एक लेवल पे आके रुक जाएगा, सेम लेवल पे। तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंसी आ रही होगी उसका इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ से ये बेसिकली ये वही चीज़ है कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो ये जो रिलेशन दिया हुआ है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये वो रिलेशन है जिससे हम, अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी टेम्परेचर की वैल्यू पता है तो हम सेंटीग्रेड स्केल पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें सेंटीग्रेड स्केल पर उसकी टेम्परेचर की वैल्यू पता है तो हम उसका फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि टेम्परेचर के चेंज के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। ठीक है, यानी कि जब हम टेम्परेचर को और उस प्रॉपर्टी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी भी मटेरियल की वो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं, मतलब उनका जो चेंज का होगा वो कांस्टेंट होगा हर सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसमें क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, अगर कोई किसी वेसल में लिक्विड पड़ा हुआ है तो अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस का जो वॉल्यूम है वो जो चेंज होगा तो वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो ये उसकी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उस लिक्विड की। अगर किसी गैस का फिक्स मास जो है वो पड़ा हुआ है हमारे पास कहीं पे एट कांस्टेंट प्रेशर अगर वो मौजूद है तो टेम्परेचर चेंज करने से उसका जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये वॉल्यूम जो है उस फिक्स मास ऑफ गैस की जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे है उसकी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो फिक्स मास ऑफ गैस है अगर उसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है तो उसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो इस केस में उसका प्रेशर जो है वो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाएगा। मेटल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर चेंज के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होती है, तो ये जो है वो उस मेटल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में काउंट होगा। और इसी तरह बहुत सारी मेजरेबल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं टेम्परेचर चेंज के साथ। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हों। ठीक है, अब या तो वो बढ़ रही हों या तो वो कम हो रही हों, लेकिन जो चेंज हो पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर वो कांस्टेंट होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी चीज़ को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो भी हो, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट में, यानी कि तीनों डायमेंशंस में वो चीज़ एक्सपेंड होती है। होता ये है कि जब हम उसको हीट करते हैं या जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो जाके उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और उनकी इस मूवमेंट की वजह से, उनकी इस मूवमेंट के तेज़ होने की वजह से उनके जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं।
मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंशन कॉज होती है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को फिर ज़्यादा मतलब उनका जो बेसिकली उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, उनका जो वाइब्रेशन करने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के दूर दूर हो जाने की वजह से उस चीज़ की जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है, वो बढ़ जाती है। और जो भी उसकी डायमेंशंस है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो तीनों डायमेंशंस में फैले होते हैं, तो तीनों डायमेंशंस में उसमें जो है वो इंक्रीमेंट आता है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं। तो इसमें हम पहली चीज़ को देख लेते हैं। जब हम उसकी सिर्फ एक लेंथ को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ये अगर एक डायमेंशन में उसकी एक्सपेंशन हो रही है या उसका साइज़ अगर एक डायमेंशन में बढ़ रहा है, तो वो लीनियर एक्सपेंशन है। तो लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि एक सॉलिड है जिसकी लेंथ है वो जो है वो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल थी। जब हमने उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर हमने रेज़ किया, उसका टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी से, डेल्टा टी उसको टेम्परेचर चेंज दिया, तो उसकी जो लेंथ में जो चेंज आया वो आया डेल्टा एल। ठीक है। तो अब ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया है कि जो उसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ के, और जो हमने उसको टेम्परेचर चेंज दिया है उसके। ठीक है। अगर हम ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ यानी कि एल के और चेंज इन टेम्परेचर की। ठीक है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टाइम्स डेल्टा टी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और डेल्टा एल जो है वो लेंथ में आने वाला चेंज है जो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आया है। अब ये जो डेल्टा एल, जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इज़ इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे कहते हैं। इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, और इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर भी लेंथ डेल्टा एल का यूनिट भी लेंथ का यूनिट होगा, और नीचे जो लेंथ है उसका यूनिट भी जो है वो लेंथ का यूनिट होगा, कोई मीटर या फिट वगैरह। तो वो ऊपर वाला यूनिट से नीचे वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और अल्फ़ा का जो यूनिट आएगा वो सिर्फ 1/केल्विन, क्योंकि सिर्फ नीचे टेम्परेचर का यूनिट बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया है चेंज इन लेंथ का, और हमने अल्फ़ा का भी फार्मूला देख लिया जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अच्छा, ये जो अल्फ़ा है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, और इसमें जो है वो इस अल्फ़ा की जो है वो कुछ मटेरियल्स के लिए जो है वो वैल्यूज़ यहाँ नीचे टेबल में दी हुई हैं, 1 से 11 मटेरियल्स में दिए हुए हैं, और उनकी अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आगे एक्सपोनेंट -6 में भी दी हुई हैं और एक्सपोनेंट -5 में भी दी हुई हैं। वो तो खैर इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, 10 की बस एक पावर शिफ्ट हुई है। अच्छा, अब ये हमारे पास डेल्टा एल आ गया। अब डेल्टा एल को अगर एल डैश हमारे पास फाइनल लेंथ है जो कि हीट होने के बाद आई है, तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं कि वो एल डैश माइनस एल है, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। उसी को अगर हमने डेल्टा एल के फॉर्मूले में पुट कर दिया, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो डेल्टा एल है ये वाला, इसको हमने इस वाले फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा एल की ये वाली वैल्यू उठा के जब हमने इधर रखी तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, डेल्टा एल को जो कि एल डैश माइनस एल के बराबर था उसको उठा के हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, तो हमारे पास आ गया एल डैश माइनस एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब ये जो माइनस एल इस तरफ है, इसको अगर मैं इज़ इक्वल्स टू के इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, ये हो जाएगा
L dash is equals to L plus L अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये जो L जो माइनस हो रहा है उधर, उसको इज इक्वल्स टू किस तरफ लाऊंगा तो वो L प्लस L अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरे में से L को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा L डैश इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यानी कि मैंने जो है वो L को इसमें से कॉमन ले लूँगा तो L डैश इज इक्वल्स टू L, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फाइनल लेंथ का, और ये हमने अल्फ़ा का भी फॉर्मूला देख लिया है और चेंज इन लेंथ का भी फॉर्मूला हमने देख लिया है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन है, इसमें ये 3 फार्मूलाज हैं, और ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है वो इस टेबल में दी हुई हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है एग्जाम्पल 11.1। इसमें एक स्टील रॉड एक स्टील रॉड दी हुई है जिसकी ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ 10 मीटर है। इनिशियल उसका जो टेम्परेचर है जिस पे वो रखी हुई है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ये कह रहे हैं कि उसकी व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज, यानी कि चेंज इन लेंथ ये पूछ रहे हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो हमें दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर्स मौजूद हैं, हमें पता है, तो इससे हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि हमने उसको कितना टेम्परेचर डिफरेंस दिया है। वो हमारे पास माइनस करने के बाद 10 केल्विन आ गया है। इन सारी वैल्यूज़ को, यानी कि ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू जब हम डेल्टा एल वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन पे चलते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी हमारे पास यही है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने की वजह से वो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चेंज आता है उसकी लेंथ में और बाकी दोनों डायमेंशंस में भी। तो ये जो तीनों डायमेंशन में जब चेंज आता है तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये 3 चीज़ें होती हैं। तो तीनों डायमेंशन में जब चेंज आता है तो हमारे पास फिर ये चेंज जो है वो लीनियर नहीं, फिर ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज कहलाता है। इसमें भी हमने एक्सपेरिमेंटली यही ऑब्ज़र्व किया है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के और डेल्टा टी के। यानी कि उस बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम वाली बॉडी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, उसका जो चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में टेम्परेचर चेंज करने पे वो भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा चेंज होगा। तो डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ आ गई। जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इज़ इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है, और इसका भी यूनिट जो है वो केल्विन इनवर्स ही है, क्योंकि इसमें भी जब हम इसका फॉर्मूला वैसे ही अल्फ़ा की तरह डिराइव करते हैं तो ऊपर चेंज इन वॉल्यूम होता है और नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट बचता है जो कि रेसिप्रोकल में होता है, तो 1/केल्विन उसका यूनिट, इसका भी यूनिट यही आएगा। अब अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ, हाइट और विड्थ होता है, उनका प्रोडक्ट। तो v हमारे पास, अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉडी है तो उसका जो वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा v इज़ इक्वल्स टू LHW। अब हमने क्या किया कि हमने इसका टेम्परेचर जो है वो T से बढ़ाया, उसको कुछ चेंज इन टेम्परेचर दिया डेल्टा T, जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब जब टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, जिसमें डेल्टा V का डिफरेंस आया होगा, वॉल्यूम में डेल्टा V का डिफरेंस आया होगा। तो अब ये जो V और फिर प्लस जो वॉल्यूम में जो चेंज आया है, ये अगर मैं इसको ऐड अप करता हूँ तो ये मेरे पास बराबर है फाइनल वॉल्यूम के। अब ये फाइनल वॉल्यूम के बराबर है तो ये ऑब्वियसली बराबर होगा उसकी फ़ाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी फ़ाइनल हाइट मल्टीप्लाई बाय उसकी फ़ाइनल विड्थ।
अब ऊपर हमने फाइनल लेंथ का फॉर्मूला देखा था, तो वहाँ से हमारे पास ये तीनों यानी कि लेंथ के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हाइट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया और विड्थ के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमने L लिखा है, जब हम हाइट की बात करें तो हमने H लिखा है, और जब हम विड्थ की बात करें तो हमने W लिखा है। क्योंकि तीनों ही ये सिंगल डायमेंशन लीनियर डायमेंशंस हैं, तो जिस डायमेंशन की हम बात करें हमने उसको यहाँ पे इस तरह लिख दिया है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास L, H और W ये तीन जो है वो अलग बाहर आ जाएंगे। इसमें 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो वो क्यूब के साथ जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगी। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके इसकी पावर एडअप हो जाएगी, तो ये 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी का हमारे पास क्यूब आ जाएगा, और L, H और W ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब L, H और W तो हमने ऊपर देखा था पिछले पेज पे कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है V से, और आगे जो है वो 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब वो एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास दो टर्म्स एडअप हो रही हैं जिसका होल क्यूब हमारे पास है, तो इस पर हम होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्योंकि a की जगह पे 1 है और b की जगह पे अल्फ़ा डेल्टा टी है, तो जब आप वो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन 11.6 सामने आ जाएगी। अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे पास है v प्लस डेल्टा वी, और राइट हैंड साइड पे है v प्लस और ये टर्म। अच्छा, ये टर्म कैसे आई है? इसमें अगर हम उन टर्म्स को देखें जो कि डेल्टा टी स्क्वायर और जिसमें डेल्टा टी क्यूब मौजूद है, तो उसमें हमारे पास जो अल्फ़ा है, एक तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट -6 और -5 10 की पावर -6 और -5 में होती है, तो उसका जब हम स्क्वायर और उसका क्यूब करेंगे तो वो टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी, और क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म्स के साथ, तो वो इन टर्म्स की जो वैल्यू होगी ना वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, तो इनको हम रिमूव कर दें तो हमारे पास यहाँ से 1 प्लस 3 एल्फ़ा डेल्टा टी बचता है। जब हम v को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा v प्लस 3 एल्फ़ा v डेल्टा टी। अब इसमें जो लेफ़्ट साइड वाला v है और जो राइट साइड वाला v है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जो इज़ इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड वाला v है और जो इज़ इक्वल्स टू के राइट साइड वाला v है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा v इज़ इक्वल्स टू 3 एल्फ़ा v डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एल्फ़ा और आगे आ जाएगा v डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 11.5 से कंपेयर करें जो हमने ऊपर उसका फॉर्मूला देखा था, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ सामने आती है वो आ जाती है कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि बीटा की जगह पे 3 अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी कि बीटा जो है वो बेसिकली 3 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा के, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आ सकती है इसमें कि प्रूफ करें कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के। तो ये बेसिकली उसकी डेरिवेशन है जिसमें हम एक क्यूबिकल बॉडी को कंसिडर करके उसकी तीनों डायमेंशंस की जो है वो चेंज को रिलेट करके फिर उससे हम ये ड्राइव करते हैं कि जो बीटा है वो बेसिकली बराबर होता है 3 अल्फ़ा के, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बायमेटालिक थर्मोस्टेट। अच्छा, अब ये थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स में इसको अप्लाई किया, इसको इस्तेमाल किया है। उसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे हमने जो सबसे पहली चीज़ बनाई है वो बनाई है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई यानी कि दो, मेटालिक यानी कि मेटल्स की दोनों ही मेटल्स होंगे,
और स्ट्रिप यानी कि उनको हमने अच्छे से जोड़कर उनको उसकी एक स्ट्रिप बना दी है, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट मेटल्स की जो पट्टियां हैं उनको जो है वो हमने अच्छे से जॉइन कर दिया है और उसकी एक स्ट्रिप बना दी है। अब इसमें हमारे पास जो दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स का मतलब ये है कि उनका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हम उनको सेम टेम्परेचर डिफरेंस दोनों को देते हैं तो दोनों का जो एक्सपेंशन का जो रेट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से वो जो स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगी। यानी कि इसमें अगर हम ये जो इस बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे जो बनी हुई है, इसमें ऊपर है ब्रास और नीचे है इनवार स्टील। अब जब हम सेम टेम्परेचर डिफरेंस इस स्ट्रिप को देते हैं तो ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू इनवार स्टील। अब वो ज़्यादा अगर इलोंगेट हो रहा है, ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो ये जो स्ट्रिप है उसका जो अपर पोर्शन है वो ज़्यादा इलोंगेशन की वजह से उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और नीचे वाले की लेंथ कम बढ़ेगी, जिसकी वजह से बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब ये है बायोमेटालिक स्ट्रिप का फंक्शन कि जब हम उसको कुछ टेम्परेचर चेंज देते हैं तो वो जो स्ट्रिप है वो बेंड हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल हमने कहाँ पे किया? इसका इस्तेमाल हमने किया है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट एक ऐसा एक कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है कि जब वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है और जब यानी कि वो टेम्परेचर डिफरेंस अचीव हो जाता है, उस पॉइंट पे आके जो है वो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप इस हद तक बेंड हो जाती है कि वो उसका जो कनेक्शन है इस एस से, ये जो स्क्रू है कॉन्टैक्ट स्क्रू, इससे इसका कनेक्शन जो है वो या कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट वो जो है वो उस पॉइंट पे ब्रेक होने की वजह से उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो जो हीटिंग अप्लायंस है उसको हीटिंग जो कॉयल है या जो हीटिंग सर्किट है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सर्किट, उसको जब करंट नहीं मिलता तो वो ऑफ हो जाता है और नतीजतन फिर हीट जनरेट होना बंद हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो फिर ड्रॉप होना शुरू होता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर एक हद तक ड्रॉप हो जाता है, ये स्ट्रिप जो है वो फिर उसी हिसाब से फिर वापस कॉन्टैक्ट होती है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है ये फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये वापस कॉन्टैक्ट में आ जाती है उस स्क्रू के, जो कि एस से यहाँ पे इंडिकेट हुआ है। तो इस तरह से जो है वो हम एक टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है वो हम उसको जो है वो मेंटेन रखते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि जो हमारी रेंज का जो आउटर पॉइंट होता है जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का जो कांटेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ वो टूट जाता है, क्योंकि स्ट्रिप इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है कि वो उसके कांटेक्ट से हट जाती है, स्क्रू के कांटेक्ट से। और जब वो रेंज का जो मिनिमम पॉइंट है जब वो रीच होता है तो ये स्ट्रिप जो है वो दोबारा आके उस स्क्रू के साथ कांटेक्ट हो जाती है, जिसके बाद जो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन हो जाता है और हीटिंग अप्लायंस जो होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग सर्किट होता है उसको दोबारा से करंट मिलना शुरू हो जाता है और वो फिर दोबारा से हीट देना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर फिर उस रेंज में जो है वो वेरी करता रहता है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल हमने जो है वो फिर बायोमेटालिक थर्मामीटर में भी किया है। ये थर्मामीटर यूज़ होता है ऑर्डिनरी एयर थर्मामीटर के तौर पे, ओवन थर्मामीटर के तौर पे, और इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। अब इसमें क्या है कि हमने जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है उसको एक एंड से फिक्स किया हुआ है और जो उसका दूसरा एंड है उसको जो है वो पॉइंटर के साथ जो है वो फिक्स किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रिप है वो इसको स्ट्रिप को कॉइल की शक्ल में जो है वो रोल कर दिया है। अब इसमें ये है कि जब वो टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ये बायोमेटालिक कॉइल या जो स्ट्रिप है वो उसी हिसाब से एलोंगेट होती है और वो क्योंकि पॉइंटर से कनेक्टेड है तो वो उसको उसी हिसाब से जो है वो रोटेट करवा के उसको जो है वो टेम्परेचर स्केल पे फिर वो आगे की तरफ बढ़ाती है। तो इस तरह से फिर इसको जो है वो ये इसकी भी कैलिब्रेशन होती है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो हम उसको फिर जो है वो कैलिब्रेट करते हैं और फिर उसको फिर आगे हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो बस अभी फ़िलहाल यहीं तक थी। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।